नमस्कार विद्यार्थियों। क्या आप भी परीक्षा में मुद्रित माध्यम और उल्टा पिरामिड शैली के सवालों में उलझ जाते हैं? तो अब जनसंचार के इस पूरे चैप्टर को हमेशा के लिए आसान बना लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन किस प्रकार किया जाता है, इस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि समाज में सूचनाओं के आदान प्रदान, विचारों के संप्रेषण और मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के जनसंचार के माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इनमें मुद्रित माध्यम भी होते हैं, अर्थात प्रिंट माध्यम होते हैं, रेडियो होता है, टेलीविज़न और इंटरनेट प्रमुख हैं। ये क्या होते हैं, इनके लिए लेखन किस प्रकार किया जाता है, हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुद्रित माध्यम अर्थात प्रिंट माध्यम, जिसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं, जो मुख्य रूप से पढ़ने के लिए काम आती हैं। रेडियो केवल सुनने के लिए होते हैं और टेलीविज़न देखने और सुनने दोनों के लिए होता है। इंटरनेट पढ़ने के लिए, सुनने और देखने तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होते हैं। अखबार लिखित शब्दों का सशक्त माध्यम होता है, वहीं रेडियो मुख्य रूप से मौखिक या बोले गए शब्दों पर आधारित होता है। हर माध्यम की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और कुछ सीमाएं होती है, जिन्हें समझना एक अच्छे लेखक के लिए अनिवार्य है। तो आइए हम इन चारों ही माध्यमों के लिए लेखन किस प्रकार किया जाना चाहिए, लेखक को किन किन बातों का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, हम एक एक टॉपिक वाइज यहाँ पर देखेंगे। जनसंचार के मुद्रित माध्यम पहला माध्यम है। ये पहला माध्यम है जनसंचार का मुद्रित माध्यम, जिसे प्रिंट माध्यम भी कहते हैं। मुद्रित माध्यम जनसंचार के सभी साधनों में सबसे पुराना और पारंपरिक माध्यम है। सभी साधन मतलब जैसे हमने देखा रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। तो इन चारों माध्यमों से जो मुद्रित माध्यम है वो सबसे पुराना माध्यम है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से समाचार पत्र आते हैं और पत्रिकाएं आती है। मुद्रित माध्यमों के इतिहास की बात करें तो मुद्रण कला की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। उसके बाद में जर्मनी के जोहान्सबर्ग अर्थात गुटेनबर्ग ने छापेखाने अर्थात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, और भारत में जो पहला छापाखाना खुला वो 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित हुआ था, जिसका उपयोग ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया था। आज यह कार्य कंप्यूटर द्वारा होता है। मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं अर्थात खूबियाँ। मुद्रित रूप में दर्ज शब्द पूरी तरह स्थायी होते हैं, अर्थात एक बार समाचार पत्रों में या पत्रिका में कोई भी शब्द छप जाते हैं तो स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। पाठक अपनी सुविधा और समय के अनुसार इन्हें एक से अधिक बार पढ़ सकता है। एक बार पढ़ सकता है, समझ में नहीं आए तो 2 बार भी पढ़ सकता है। इन्हें एक से अधिक बार भी पढ़ सकता है। पाठक अपनी बौद्धिक क्षमता और रुचि के अनुसार अध्ययन कर सकता है। अगर जटिल शब्द लगे तो शब्दकोश के द्वारा हम सहायता ले सकते हैं, एवं सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित या संरक्षित रखा जा सकता है। ये जो है मुद्रित माध्यमों की खूबियाँ हैं, उनके गुण हैं। अब मुद्रित माध्यमों में कुछ सीमाएं हैं अर्थात कमियां हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। मुद्रित माध्यम निरक्षर या अशिक्षित लोगों के लिए उपयोग में नहीं होते हैं, क्योंकि मुद्रित माध्यम में अक्षर ज्ञान या भाषा का ज्ञान होता है। वही व्यक्ति मुद्रित माध्यम अर्थात पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। तो ये निरक्षर व्यक्तियों के लिए कोई काम के नहीं होते हैं। ये ताज़ा या तुरंत घटी घटनाओं की लाइव जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं करा पाता है। समाचार पत्रों का प्रकाशन एक निश्चित समय अवधि या तो दैनिक रोजाना होता है या साप्ताहिक या मासिक होता है, और अगर कोई तत्काल घटना घट जाती है तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं उसका तुरंत जो है हमें जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इसमें और कुछ सीमाएं हैं, जैसे प्रकाशन के लिए निश्चित समय सीमा यानी डेडलाइन होती है और सीमित स्थान होता है। इसके अलावा भी त्रुटि होने पर अगर एक बार समाचार पत्रों में छपने के साथ त्रुटि के साथ में ही छप गया तो उसके सुधार के लिए अगले अंक का इंतजार करना पड़ता है। ये भी एक इनकी कमी है। मुद्रित माध्यम की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यमों में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और निश्चित समय सीमा, स्थान आवंटन, अशुद्धि संशोधन और वाक्यों में तारतम्यता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेखन शैली पूरी तरह लक्षित पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है कि हमें किन पाठकों के लिए ये सामग्री प्रकाशित करनी है या लेख लिखने हैं, तो हमें उस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब है अगला माध्यम रेडियो। तो हमने प्रिंट माध्यम अर्थात मुद्रित माध्यमों के लिए खूबियाँ और कमियाँ जानी। अब हम रेडियो यानी श्रव्य माध्यम के बारे में जानते हैं। रेडियो जनसंचार का एक प्रमुख श्रव्य माध्यम है, जो पूरी तरह से ध्वनि, शब्दों और स्वर पर निर्भर करता है। यह मूल रूप से एक रेखीय माध्यम है, जिसमें मुद्रित माध्यम की तरह पीछे लौटकर दोबारा सुनने का विकल्प नहीं होता। अर्थात
रेडियो जो है ओनली श्रव्य माध्यम है, अर्थात हम इसको सिर्फ सुन सकते हैं और यह एक रेखीय होता है। एक रेखीय का मतलब है कि जो खबरें हैं, रेडियो के जो संदेश हमें प्राप्त होते हैं, वे तत्काल आगे बढ़ते जाते हैं, उनको हम रिपीट दोबारा नहीं सुन सकते। जैसे समाचार पत्र को हमने कोई खबर को पढ़ी तो उसको हम दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो के ऊपर वो बात लागू नहीं होती है। जैसे जिसमें मुद्रित माध्यम की तरह पीछे लौटकर दोबारा सुनने का विकल्प नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली, लगभग 90% रेडियो समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले रखा जाता है और घटते क्रम में अन्य जानकारियां दी जाती हैं, और क्लाइमैक्स अंत में आने के बजाय शुरुआत में ही आता है। इसके 3 भाग होते हैं। किसके? उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और रेडियो के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं वो इसी उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के जो 3 भाग होते हैं उसमें इंट्रो में समाचार का शुरुआती और मुख्य भाग होता है। ये शुरू की 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। इसके अलावा बॉडी होती है, तो घटते क्रम के अनुसार खबर का विस्तृत विवरण यहाँ दिया जाता है बॉडी के अंदर। और अंत में समापन अंतिम हिस्सा होता है जिसमें ज़रूरत पड़ने पर काटा जा सकता है। अर्थात जो उल्टा पिरामिड शैली है उसमें इंट्रो, बॉडी और समापन 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से होते हैं। रेडियो समाचार लेखन के लिए बुनियादी नियम। तो इसके लिए रेडियो समाचार के लिए अगर कोई समाचार लिख रहा है तो उसमें जो बुनियादी नियम है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए वो कौन कौन से नियम हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी पड़ती है कि कॉपी जिस पे हम लिख रहे हैं वो साफ़ सुथरी और ट्रिपल स्पेस में टाइप होनी चाहिए, और दोनों तरफ हाशिए छूटे रहने चाहिए, जगह छूटी रहनी चाहिए। एक पंक्ति में सामान्यतः 12 से 13 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए, और पंक्ति के अंत में शब्द को आधा यानी विभाजित करके नहीं लिखा जाना चाहिए। जटिल या संक्षिप्त आकारों के प्रयोग से बचना चाहिए। लंबी संख्याओं और तारीखों को अंकों के बजाय शब्दों में लिखें ताकि जबान न लड़खड़ाए। अधोहस्ताक्षरी, किंतु, लेकिन, उपयुक्त जैसे जटिल शब्दों से बचना चाहिए, और आम बोलचाल की भाषा को ही अपनाना चाहिए। अब अगला जो माध्यम है वह है टेलीविज़न। अर्थात रेडियो लेखन के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। अगला है टेलीविज़न। टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य माध्यम होता है, अर्थात हम इसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। टेलीविज़न जनसंचार का एक अत्याधुनिक दृश्य और श्रव्य माध्यम है। रेडियो की तरह यह भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन इसमें शब्दों से अधिक दृश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ दृश्य शब्दों के पूरक के रूप में चलते हैं। इसकी मुख्य शर्त दृश्यों के साथ लेखन है। टेलीविज़न समाचार के प्रमुख चरण इस प्रकार हो सकते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, जब किसी बड़ी या ताज़ा घटना को तुरंत दर्शकों तक दिखाया जाता है तो वह फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के थ्रू दिखाई जाती है। ड्राई एंकर क्या होता है? तो जब एंकर बिना दृश्य के ही सीधे स्टूडियो से घटनाओं की जानकारी देता है तो उसे ड्राई एंकर कहा जाता है। इसके अलावा फ़ोन इन किसे कहा जाता है? जब एंकर घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर से फ़ोन पर बातचीत करता है और उसके माध्यम से ही खबरें देता है तो उसे फ़ोन इन कहा जाता है। एंकर विजुअल किसे कहते हैं? तो घटना के दृश्य मिलने पर उनके आधार पर खबर को पढ़ना एंकर विजुअल कहा जाता है। एंकर बाइट, कथन या बयान के जरिए खबर को पुष्ट करना एंकर बाइट कहलाता है। वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे जो कथन या बयान लिए जाते हैं वो समाचार की भाषा में एंकर बाइट कहा जाता है। लाइव, घटनास्थल से सीधा और सजीव प्रसारण लाइव कहलाता है। एंकर पैकेज, खबर को सभी पहलुओं के साथ समग्र रूप से प्रस्तुत करना एंकर पैकेज कहलाता है। और आगे हम देखते हैं कि टेलीविज़न खबरों की विशेषताएं व कमियां। विशेषताएं देखें या इनके गुण देखें तो देखने व सुनने की दोहरी सुविधा होती है, जीवंत प्रसारण होता है, लोकतंत्र को मजबूत करने में भूमिका निभाता है। इनकी कमियां क्या हैं? तो भाषा शैली में अत्यधिक सावधानी जरूरी होती है, सीधा प्रश्न कभी कभी सामाजिक उत्तेजना का कारण बन सकता है, और यह दर्शक की मानसिक स्थिति पर सीधा प्रभाव डालता है। तो हमें खबरों को इस तरह दिखाया जाना चाहिए कि उससे कोई विपरीत प्रभाव समाज पर ना पड़े। अगला है इंटरनेट यानी वेब पत्रकारिता। आज की नई पीढ़ी के लिए इंटरनेट जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और आधुनिक माध्यम है। इसे ऑनलाइन, साइबर या वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। यहाँ प्रिंटर के ज़माने में 1 मिनट में केवल 80 शब्द भेजे जाते थे, वहीं आज इंटरनेट के जरिए 1 सेकंड में 1000 शब्द भेजे जा सकते हैं। और इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें तो इंटरनेट पर समाचार या लेखों को
प्रकाशन ही वेब पत्रकारिता है, यानी इंटरनेट के ऊपर ही समाचार या लेखों का प्रकाशन होता है, वही वेब पत्रकारिता कहलाती है। वैश्विक स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है, जबकि भारत में दूसरा दौर ही माना जाता है। भारत में प्रथम जो दौर चला 1993 तक और दूसरा दौर 2003 से माना जाता है। भारत में rediff.com को पहली साइट माना जाता है वेब पत्रिका की, जबकि विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है या माना जाता है। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत वेब दुनिया पोर्टल के साथ हुई, जो इंदौर के नई दुनिया समूह द्वारा की गई थी। इसके बाद जागरण, भास्कर, अमर उजाला आदि के वेब संस्करण आए। प्रभा साक्षी ऐसा पत्र है जो केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध अखबार है। इंटरनेट माध्यम या वेब पत्रिका की मुख्य समस्या है। हिंदी में वेब जगत के सामने आज भी सबसे बड़ी तकनीकी बाधा हिंदी फ़ॉन्ट और एक मानक कीबोर्ड के अभाव का होना है। जब तक हिंदी कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं होता, ये समस्या बनी रही। इस तरह हमने इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा।